जय हिंद बच्चों। और कैसा चल रहा है आप लोगों की पढ़ाई? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपने चैप्टर्स को बड़े ध्यान से और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि विद्युत रसायन। हिंदी में इसको विद्युत रसायन कहा जाता है। ठीक है, तो ये विद्युत रसायन है क्या, आज हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोग तैयार होंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो जो नाम बना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है विद्युत रसायन का नाम। ठीक है ना। एक शब्द है आपका इसमें इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हिंदी में विद्युत और केमिस्ट्री यानी कि रसायन। ठीक है, अच्छा, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि विद्युत रसायन। विद्युत और रसायन, जाहिर सी बात है कि विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का और केमिस्ट्री का दोनों में कहीं ना कहीं आपसी संबंध है, तभी यह नाम रखा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, अब आखिर ऐसा क्यों, है ना, थोड़ा इसको जानते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द कन्वर्सन, है ना। हम लोग पढ़ते क्या है, थोड़ा सा इसका डिफाइन करते हैं, उसके बाद आप लोग जानिए। ठीक है, कि electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the study of conversion of electrical energy into chemical energy or conversion of chemical energy into electrical energy and their mutual relationship। ठीक है, ये इसका परिभाषा है। हिंदी में इसको लिख देते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का तथा इनके आपसी संबंधों का
अध्ययन किया जाता है विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, ये इसका परिभाषा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, इसके आज हम लोग इसके बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो बेसिक हैं, है ना, जो आधारभूत, जो मूलभूत इसके तथ्य हैं, हम लोग आज उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब जरा देखिए, नाम से ही संबंधित है। ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, है ना, और केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इट मीन्स दैट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और उनके आपसी संबंधों का, कि किस तरह से वो दोनों आपस में संबंधित हैं। ठीक है, उन चीज़ों का जो शाखा, रसायन की जो शाखा अध्ययन कराती है, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया इसके डिफिनीशन के बारे में। इसीलिए इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, है ना, जो रासायनिक ऊर्जा है ना, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में बदला जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन अब ये होता कैसे है, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे संभव है। ठीक है, तो अब जरा देखो, इस प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ठीक है, बहुत तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत तरह के फिनोमेना होते हैं। ठीक है ना, उनमें से दो तरह के फिनोमेना, है ना, हम आपको बता रहे हैं। एक जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है स्वतः प्रवर्धित अभिक्रिया। ठीक, दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक, गैर असहज अभिक्रिया। ठीक है ना, या असवतः अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक, जो स्वतः न होता है। अब जरा इस पर ध्यान देंगे तो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग बड़े आसान से समझ लेंगे। ठीक है, तो स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया क्या है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी कि गैर असहज अभिक्रिया क्या है। आसानी से स्वयं अपने आप होने वाली प्रक्रिया। ठीक है, इसमें आगे लिख देते हैं, इसको कहते हैं, इसको है जो प्रक्रिया स्वयं हो सकती है। ठीक है ना, वो क्या है, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है ना, इसको बाहर से ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, यानी कि और यह अभिक्रिया क्या होती है, ठीक, जो वह स्रोत से ऊर्जा लेकर घटित होती है। ठीक, वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, वह क्रिया जो कि बाहर से ऊर्जा लेने के बाद होती है या कराई जा सकती है, ऐसे अभिक्रिया को, ऐसे रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और जो स्वतः बिना बाहर से ऊर्जा लिए अपनी ऊर्जा को व्यय करके, ठीक है ना, अपने एनर्जी को एक्सपेंड करके, ठीक है ना, जो स्वतः होती है, ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। अब जरा देखते हैं इसकी बात। ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये देखते हैं क्या होता है कि कन्वर्जन होता है, केमिकल एनर्जी है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अच्छा, तो अब ये होता कहाँ है। अभी मैंने बताया कि कुछ अभिक्रियाएं होती हैं स्पॉन्टेनियस होती हैं, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं। ठीक है, जैसे अब इसका एक उदाहरण दे दूँ मैं आपको
कि आपने, ठीक है, ये ऊपर से अगर पानी गिराना हो, ठीक है ना, वाटर किसी ऊंचाई से अगर गिर रहा हो तो ये गिर जाएगा अपने आप। आपको पानी को गिराने की जरूरत नहीं पड़ रही। जैसे झरने हैं, ठीक है ना, झरने हैं, ऊपर से बड़े आराम से पानी नीचे गिरता चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इसी पानी को अगर ऊपर चढ़ाना हो, ठीक है, इसी वाटर को अगर ऊपर चढ़ाना हो, है ना, तो इन दैट केस वी विल हैव टू एक्सपेंड आवर एनर्जी। हमें अपनी ऊर्जा व्यय करनी होगी, ठीक है। चाहे खुद बाल्टी में भर करके आप ऊपर ले जाएं या और किसी मशीन के द्वारा ले जाएं, लेकिन मशीन अगर लगाते भी हैं, जैसे सपोज कर लो कि आजकल मोटर वगैरह लगाई जाती है नीचे से पानी बहुत ऊंचाई तक चढ़ाने के लिए, है ना, तो वहाँ भी हमें अपनी एनर्जी को व्यय करना पड़ता है, ठीक। तो ऐसी अब यहाँ से ऊंचाई से जो गिरता हुआ वाटर है ना, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है ना, स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन अब यहाँ से नीचे से बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाला प्रक्रिया क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे हमें अपनी एनर्जी को व्यय करना पड़ता है। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री में आते हैं, ये थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट रहा यहाँ पे, है ना। अब मान लीजिए कि आपने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। अब जब ही इन दोनों को मिलाते हैं आपस में, ठीक है, जब ही सिल्वर नाइट्रेट को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाते हैं, वो एडवांस रिएक्शन होता है और आपका सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड बन जाता है, ठीक है, इसी सॉल्यूशन में बन जाता है। ये वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है सिल्वर क्लोराइड का, ठीक। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक, ये स्वतः प्रवर्धित होने वाली प्रक्रिया है। अब जरा इसको देखते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सपोज कर लीजिए कि आप एक लकड़ी जला रहे हैं, है ना, तो लकड़ी अपने आप तो जलेगी नहीं, है ना, लकड़ी तो अपने आप जलेगी नहीं, इसको जलाना पड़ता है। माचिस की तीली से अपनी एनर्जी व्यय करके, अपनी एनर्जी खर्च करके इसको जलाएंगे, तब जाके ये चलेगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं इस प्रकृति में जो नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस होती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जो कन्वर्जन होता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो किसी न किसी डिवाइस में होता है, किसी न किसी उपकरण में होता है, ठीक है। और ऐसे उपकरण को, ऐसे युक्ति को आप सेल कहते हैं। थोड़ा इसको मिला देते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या समझ भी लिया होगा इसको। ठीक है, अभी जैसा कि मैंने बताया ना कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो उपकरण, जो एपरेटस या जो युक्ति, है ना, इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में, यानी कि विद्युत में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो बदलता है ना, उस उपकरण को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में विद्युत
इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल या इसी को वोल्टेज सेल कहते हैं। ठीक, यानी गैल्वेनिक सेल या इसको वोल्टेज सेल कहते हैं। ठीक है, और इसको विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल। ठीक है, ये दो तरह के सेल उपयोग में लाए जाते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। अब थोड़ा सा फर्क देखते हैं इसमें क्या अंतर है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये क्या काम करता है, इसका काम क्या है, ठीक है ना, इसका फंक्शन है वो क्या है कि ये कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम है, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल का काम है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको केमिकल एनर्जी में बदलना, और उसका परिणाम क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अब केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ठीक, इसका रिजल्ट क्या होता है कि कोई ना कोई केमिकल चेंज होता है, और उस केमिकल चेंज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन होता है। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो कि ये कैसे उपयोग करता है। मान लो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बना हुआ है, यहाँ पे ये कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, अब जरा देखो बात को ध्यान से समझना। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं मेटल के। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेन्स टू मेटालिक इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसमें दो मेटालिक इलेक्ट्रोड हो गए। ठीक है, अब एक जो है किसी आउटर सोर्स से, ठीक, ये दोनों किसी न किसी आउटर सोर्स से जुड़े होते हैं। इस आउटर सोर्स का एक पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट किधर फ्लो करता है, इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब जरा बात को समझो। तो ये जो सेल है इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है,
इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है, यानी कि विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। और इसमें जो दो इलेक्ट्रोड हैं उसमें से एक इलेक्ट्रोड जो आउटर सोर्स से यानी कि बाहरी स्रोत के धन टर्मिनल से जुड़ा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, उसको कहा जाता है एनोड। ठीक, हिंदी में इसको धनोड कहते हैं। ठीक, और बाहरी स्रोत के ऋण टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसको कहते हैं कैथोड, यानी कि इसको हिंदी में विनोद कहा जाता है। ठीक, अब इस सेल में एक सॉल्यूशन बना रहता है, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि हिंदी में इसको विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक, अब यहीं पे बात अच्छा है, इसको बता देते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट है क्या, एक चीज जान लो। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य, ये क्या होता है? Those substances which through which the electricity can pass by the movement of ions is called इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह उसके आयनों की गति के द्वारा होता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका विद्युत अपघट्य जो इसमें भरा हुआ है सॉल्यूशन में। ठीक है, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह उसके आयनों की गति के द्वारा होता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसमें कि होता क्या है कि जब बाहरी स्रोत से विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें दी जाती है ना, तो कोई ना कोई केमिकल चेंज होता है। अब मान लीजिए कि कोई विद्युत अपघट्य इसमें कॉपर सल्फेट भी भरा हुआ है। ठीक, कॉपर सल्फेट भरा हुआ है मान के चलिए। ठीक, अब ये टूटता है ना, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक, तो ये कॉपर आयंस और सल्फेट आयन में टूट जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ठीक, और ये आयंस चूंकि कोई भी विद्युत अपघट्य, एक्चुअली विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं जो अपने फ्यूज्ड स्टेट में यानी गलित अवस्था में है ना, अपने आयनों में टूट करके विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। जब वो सॉलिड होते हैं तो आयन का प्रवाह नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जब उसमें कोई मॉइस्चर ना हो है ना, तब तक वो किसी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं होते हैं। आयंस और इलेक्ट्रोलिसिस में है ना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह तभी होता है जब उसके आयंस उपस्थित हों, क्योंकि आयनों की गति के द्वारा ही ये विपरीत आवेशित आयन है ना, अपोजिटली चार्ज आयंस है ना, मूव टुवर्ड्स ईच अदर इन दिस सॉल्यूशन है ना, इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दैट इज ड्यू टू व्हिच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन दिस सॉल्यूशन। ठीक, तो अब एक्चुअली होता क्या है कि जब ये विद्युत धारा यहाँ से यहाँ तक आती है ना, तभी एक सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो अपने आयंसों में टूट जाते हैं। ठीक, और ये आयंस अपोजिट
इलेक्ट्रोड की तरफ चलना शुरू करते हैं और वह इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। यानी आप देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या है कि इस इलेक्ट्रिसिटी है ना, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको इसने केमिकल एनर्जी में चेंज किया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, ये इसका काम है। यानी कि इसमें होता क्या है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अभी मैंने बताया आपको कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्योंकि ये स्वतः तो नहीं हो सकता था, अपने आप तो हो नहीं सकता था। ठीक है, तो ये एक तरह की नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन गैर असहज क्रिया है, सहज रूप में नहीं हो सकती थी। इसको बाहर से जब तक से एनर्जी न दी जाए तब तक ये अपने आप नहीं हो सकती थी। ठीक है ना, तो ये एक तरह की नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है विच इट यूटिलाइजेस द एनर्जी ऑफ द आउटर सोर्स, है ना, एंड आफ्टर दैट the chemical reaction takes place here, and it means that the electrical energy of the outer source is converted into chemical energy in this electrolytic cells. So electrolytic cell is also a part of the electrochemical cell. तो ये प्रक्रिया होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, ये इसका बेसिक रहा। ठीक, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, और यही प्रक्रिया जो होती है ये गैल्वेनिक सेल में होती है। और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इस गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल, पहले आप सुनिए कि गैल्वेनिक सेल का जो आविष्कार है वो अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने और गैल्वेनी ने किया था। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम पड़ा गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेज सेल। ठीक, अब इसमें होता क्या है, और पहले इसका काम समझिए कि गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स इसका फंक्शन, इसको मिटा देते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आप गैल्वेनिक सेल के बारे में जानते हैं। इस गैल्वेनिक सेल का जो फंक्शन है वो क्या होता है, बेसिक चीजें आप सीखेंगे इसका कार्य। ठीक, गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट्स chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, ये इसका काम है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना, और ये कैसे बदलता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना, इसको हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में सीखेंगे। ठीक है, या फिर ये बता देते हैं, एक मिनट। ठीक है, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर के बारे में बता देते हैं। अभी आपने देखा ये गैल्वेनिक सेल का फंक्शन ये होता है, इट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब ये है कि हम इस गैल्वेनिक सेल से
जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इस सेल में, है ना, उसकी ऊर्जा को बदल करके विद्युत ऊर्जा में प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने दैनिक कार्यों में उसका उपयोग कर सकते हैं। इस सेल का काम यही है कि ये रासायनिक ऊर्जा को सेल में होने वाली रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा उत्पन्न होने वाली रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और बदलता है, और उस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में, अपने दैनिक कार्यों में या किसी भी उपयोग में ला सकते हैं। इसका काम यही होता है। अब थोड़ा सा इसकी बनावट के बारे में समझते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें होता क्या है, बनावट, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ गैल्वेनिक सेल। अब जरा देखिए, इस सेल में दो अर्ध सेल होते हैं, अर्ध सेल यानी कि हाफ सेल होते हैं, ठीक है, जो आपस में संबंधित होते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखिए कैसे, ठीक है, ये एक हाफ सेल हो गया, ठीक है। अब मान लो कि आपने यह जिंक का रॉड लिया, जिंक रॉड, ठीक, जिंक मेटल का एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, और इसमें होता क्या है कि जिस धातु का, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसी का साल्ट, है ना, सॉल्यूशन इस सेल में भरा जाता है। तो मान लीजिए कि इसमें आपने जिंक सल्फेट भर दिया, ठीक है, जिंक सल्फेट भर दिया, और ये एक हाफ सेल हो गया, और दूसरा हाफ सेल बना दिया जिसमें कि दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ अदर मेटल, ठीक। अब मान लीजिए कि ये कॉपर की रॉड है, ठीक, और इसमें जो सॉल्यूशन भरा है आपने वो कॉपर सल्फेट लेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना कि इस गैल्वेनिक सेल में जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बनाते हैं उसी का साल्ट सॉल्यूशन ना उस सेल में भरते हैं, ठीक। अब जब ही इसमें ये इलेक्ट्रोड डालते हैं साल्ट सॉल्यूशन में, जब ही इलेक्ट्रोड लगाते हैं ये दो इलेक्ट्रोड, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपने इसको एमीटर लगा दिया यहाँ, ठीक है, इसको ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ठीक। तो होता क्या है कि जो ही इसको आप जोड़ेंगे, है ना, इस एमीटर में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आएगा, थोड़ा सा विक्षेप दिखाई देगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक। लेकिन फ्लो तो किया, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन वो तुरंत रुक जाता है, फिर फ्लो रुक जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहाँ पे क्यों रुक जाता है, क्योंकि ये सर्किट क्लोज नहीं है, है ना। इसी सर्किट को क्लोज करने के लिए, है ना, बंद परिपथ को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज लगाते हैं, ठीक है, और इसमें एक सॉल्यूशन भरा होता है, ठीक है, जिसको ये ट्यूब आकार का उल्टा ट्यूब लगाते हैं, ठीक है, और इसमें फ्यूज्ड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, उसको भर देते हैं। एक अगर अलग सॉल्यूशन होता है, अगर अलग होता है मटेरियल, उसमें मिला करके इसे भर दिया जाता है ताकि इसकी न्यूट्रलिटी बनी रहे, इसका उदासीनता बनी रहे इन दोनों सॉल्यूशंस की, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमेशा बना रहे। और जब ही इसको जोड़ते हैं, है ना, तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो प्रारंभ हो जाता है। और ये एक हाफ सेल और ये दूसरा हाफ सेल, ठीक, ये दोनों आधे आधे सेल, अर्ध सेल, ठीक, जब इस साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं तब ये कंप्लीट सेल हो जाता है, ठीक, एक पूर्ण सेल बन जाता है, ठीक। और इसी पूर्ण सेल को
क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें होता क्या है ना। इस सेल में जब ही इन दोनों इलेक्ट्रोडों को इन इलेक्ट्रोलाइट्स में डुबाते हैं, ठीक है ना, इन विद्युत अपघट्यों में अलग अलग जब डुबाते हैं तभी, और डुबाने के बाद जब उसको तार से जोड़ते हैं, वायर से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तभी रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाती है। और शॉर्ट ब्रिज लगाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कंटिन्यूसली चलने लगती है जब तक ये कनेक्ट रहता है तब। ठीक है, तो अब जो है रासायनिक अभिक्रिया होती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो करते हैं और ये माना जाता है ना, विद्युत में आप पढ़े होंगे फिजिक्स में भी कि इलेक्ट्रॉनों के फ्लो करने के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रभाव होता है। ठीक, तो इस तरह से जिंक रॉड से है ना इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इस कॉपर रॉड तक पहुँचते हैं और ये जो है यहाँ पर आकर के इस कॉपर सल्फेट को कॉपर और सल्फेट आयन होते हैं और यहाँ पर जिंक और जिंक सल्फेट आयन बनते हैं। ठीक है, तो ये आयंस भी आपस में विपरीत तरफ मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव हमेशा बना रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखा कि वहाँ पे बाहर से ऊर्जा दी जा रही है तब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है ना, यानी कि बाहरी ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है और यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये गैल्वेनिक सेल क्या काम कर रहा है कि जो रासायनिक ऊर्जा मुक्त हो रही है, जो केमिकल एनर्जी फ्री हो रही है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। ठीक, और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये है इसके बेसिक तथ्य इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अब देखिए कि यहाँ पे जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं वो किस तरह के परिवर्तन है, इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। रेडॉक्स है ना, चेंज, ठीक है ना, रिएक्शन। ठीक है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, यानी कि रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चल रही हैं, यानी कि हिंदी में इसको अपचयन और ऑक्सीकरण, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो रही हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं रेडॉक्स रिएक्शन से, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्पॉन्टेनियस हो रही है, बाहर से ऊर्जा देने की जरूरत नहीं। वहाँ आपने देखा कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस थे, गैर असहज थे, और ये स्वतः प्रवर्धित हो रही है। ठीक है, तो इस गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक, और उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से रासायनिक ऊर्जा बनती है और उस रासायनिक ऊर्जा को ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित अभी तक कुछ तथ्य समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है ना, बाकी जो भी चीज़ें होंगी